नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी वाला वीडियो लेकर। ये वीडियो हमने अपने कुछ सीनियर्स की मदद के लिए और उनकी जानकारी के लिए बनाया है, जो कि हमको प्रेरणा दी है बहुत सारे हमारे सीनियर ने, बहुत सारे ज़िलों के हमारे सीनियर्स ने। ये वीडियो जो है ये बहुत काम का है। वैसे तो इसमें फोकस्ड है हमारे पटवारी साथियों के लिए, लेकिन फिर भी ये मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो जितने भी समस्त कर्मचारी हैं जो कि कार्य कर रहे हैं और जिनको काफ़ी समय हो चुके हैं, 10 साल होने वाले हैं या 9 साल हो चुके हैं, तो उनको अगले साल ये वीडियो काम आएगा। ठीक है, ये वीडियो है सरकारी कर्मचारी की सेवा के 10 वर्ष पूर्ण होने पर कैसे लगती है क्रमोन्नति और उसका क्या है प्रक्रिया। ठीक है, तो वैसे इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगभग सभी लोगों को पता है और हमारे मध्य प्रदेश शासन में बाबुओं के द्वारा एक आवेदन दे देने से और उनको बता देने से भी वो स्वतः ही यह कार्य कर लेते हैं, है ना। हालांकि सिर्फ कुछ दिनों में ही, कुछ वर्षों के लिए ही ये प्रक्रिया बची है। इसके बाद सब कुछ आपके ऑटोमेटिकली डिजिटलाइजेशन हो जाने के कारण मैनेज हो जाएगा। क्षमा करें, गला थोड़ा सा मेरा ख़राब है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी जानकारी पूरी देने की। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्रमोन्नति क्या होता है। तो क्रमोन्नति क्या होता है कि जब कोई भी कर्मचारी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोई भी शासकीय कर्मचारी है, जब वो किसी नौकरी को ज्वाइन करता है तो यूजुअली, है ना, संभवतः और सामान्यतः भी लगभग हर विभाग में उसको प्रमोशन मिलती है। हर विभाग में उसको 10 साल 8 साल जो भी एक समय अवधि रहती है, वैसे तो 10 साल है ना। और किसी किसी विभाग में इस पे भी कार्य चल रहा है और अलग अलग विभाग में अलग अलग है। फिर भी सामान्यतः देखें हम एक निश्चित अवधि पूरी करने पे उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे पुलिस में देखें, यदि कोई व्यक्ति कांस्टेबल ज्वाइन करता है तो 10 साल की सर्विस होने के बाद या तो उसको हेड कांस्टेबल बना दिया जाता है, या नहीं बनाया जाता है तो उस हेड कांस्टेबल का जो ग्रेड पे होगा, ठीक है, वो उसको मिल जाता है। तो या तो उसकी पदोन्नति होगी एक निश्चित समय अवधि पूरी करने पर, और यदि किन्हीं कारणों से यदि शासन द्वारा उसकी पदोन्नति नहीं की गई है तो उसकी क्रमोन्नति होगी। तो क्रमोन्नति का सीधा सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि अगले पद या क्रम का समयमान वेतनमान का लाभ मिलना। ठीक है, यानी कि यदि एक कोई भी कर्मचारी ने 2100 ग्रेड पे ज्वाइन किया और उसका जो अगला समयमान होना चाहिए या जो अगला पद होगा उसके ऊपर जो भी व्यक्ति का पद होगा अगला, उसका उसको समयमान मिलना चाहिए, उसका वेतनमान मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, हम पटवारी हैं और हमने 2100 ग्रेड पे ज्वाइन किया था, तो हमारा अगला पद बनता है राजस्व निरीक्षक का। ठीक है, या तो हमको राजस्व निरीक्षक के पद का समयमान वेतनमान मिलना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है ये। कुछ जगह पे ये विसंगतियां हैं कि उनको एक ऐसे डाइंग कैडर का वेतनमान मिल रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये त्रुटियां हैं, ये सुधर जाएंगी भविष्य में। तो बेसिक फंडा सिर्फ इतना है कि यदि कोई कर्मचारी जो भी वेतन अभी पा रहा है, जो भी वेतनमान पे अभी काम कर रहा है, उसके 10 साल पूर्ण होने पर अगले पद का, अगले क्रम का वेतनमान। अब वेतनमान क्या होता है, इसके संबंध में बहुत सारे वीडियोज़ हम पहले बता चुके हैं। यदि आप कहेंगे तो हम अगले वीडियोस में इसके बारे में डिटेल दे देंगे। ठीक है, अब समझते हैं प्रक्रिया। तो इसकी सिंपल सी प्रक्रिया है, एक आवेदन बनाएं, नियुक्ति का पत्र लगाएं, सर्विस बुक लगाएं और पिछले 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन लगा दें। ठीक है, और अपने जो विभागाध्यक्ष हैं या जो केजीओ हैं, जो नाजिर हैं, जो एचआर हैं, जो मानव संसाधन देखते हैं, मैन पावर देखते हैं, उनके पास जाके, स्थापना शाखा देखते हैं, उनके पास जाके जमा कर दें। ठीक है, बाकी की प्रक्रिया वो स्वतः ही कर लेंगे। ठीक है, यदि कोई कागज़ को कमी पड़ेगी तो पूछ लेंगे। तो आवेदन एक कोरे कागज़ में, नॉर्मल सा कोरा कागज़ लेकर एक ठो या तो टाइप कर लीजिए या प्रिंट कर लीजिए या हाथ से लिख लीजिए, विभागाध्यक्ष को वो करते हुए, ठीक है, सर्विस बुक के अंकित जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि का वर्णन करते हुए 10 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर समयमान लगाने का आवेदन देना है आपको। ठीक है, किस तरीके का आवेदन होगा ये देखिए। एक नॉर्मल आवेदन होगा, प्रति विभागाध्यक्ष प्रथम समयमान वेतनमान का लाभ दिलाने के लिए सेवा में महोदय जी, सेवा में निवेदन है। ये एक फॉर्मेट है, आप इसको हिसाब से अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है कि नाम क्या है, कहाँ पदस्थ हैं, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, ठीक है, और किस पत्र के आधार पर समयमान लगना है, उस पत्र का विवरण आप चाहें तो दे सकते हैं, इसको चाहें तो संदर्भ में लिख सकते हैं या हटा भी सकते हैं। ठीक है, और 10 वर्ष की आपकी अवधि कब पूरी हो रही है इसकी जानकारी देते हुए साइन करके सीआर के साथ दे दीजिए। जैसे ये देखिए, उदाहरण के लिए यदि पटवारी दे रहे हैं तो अपने तहसीलदार महोदय को देंगे। ठीक है, अपना नाम, अपना जो भी हल्का, जो भी तहसील में पदस्थ होंगे उसकी जानकारी, जन्म तिथि, ठीक है, फिर नियुक्ति तिथि,
पदस्थापना तिथि और 10 वर्ष पूरा होने की अवधि। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर और सर्विस बुक के साथ आवेदन दे देंगे। नियुक्ति का पत्र क्या होता है? नियुक्ति का पत्र नॉर्मली जो आपका पोस्टिंग का लेटर होगा या ज्वाइनिंग का लेटर होगा या जो निविदा होगी, जो भी आपकी नियुक्ति तिथि की कोई भी सत्यता होगी, उसकी ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, पर इसको लगा देने से कोई वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन ईजी हो जाता है। ठीक है, फिर सर्विस बुक कर्मचारी की जो पासबुक होती है ना, हर विभाग में हर कर्मचारी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी शासकीय कर्मचारी उन सबकी एक सर्विस बुक बनती है जो कि हर वर्ष अपडेट होती है। आपकी जितनी छुट्टियां होती हैं, आपकी जो भी कार्यवाहियां होती हैं, आपके जो पुरस्कार होते हैं और जो वेतन संबंधित है या ग्रेड पे संबंधित है, आपके इंक्रीमेंट संबंधित है, आपको जो भी आर्थिक लाभ मिलता है शासन द्वारा, उन सब की जानकारी आपकी सर्विस बुक में होती है। इसलिए हर कर्मचारी का दायित्व है कि हर वर्ष अप्रैल के महीने में या मार्च के आखिरी में जब सीआर अपडेट कराएं तो सर्विस बुक ज़रूर से अपडेट करा लें और उसको अपडेट कराकर उसकी फ़ोटो मतलब उस पर साइन करते चलें ताकि वो अद्यतन होती रहे। ठीक है, तो ये नैतिक जिम्मेदारी सभी की है, ये लगती है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। इसके बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। बेसिक कुछ नहीं है, आपका जो कार्य आपने किया है जिसको हम आईटी सेक्टर्स में, कॉर्पोरेट सेक्टर में एपीआर भी कहते हैं। एपीआर मतलब एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। आपने साल भर कैसा काम किया है उसका प्रमाण पत्र या उसका रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड जो बनता है जैसे बच्चों का स्कूल का, वैसे होता है ये आपका रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, साल भर का आपके कार्य का। तो जो आपके 3 तत्कालीन अधिकारी हैं अलग अलग स्तर के, उनके हस्ताक्षर होते हैं इसमें और फिर इसको जमा कर देना है। ये 5 साल का एसीआर। ठीक है, तो कौन कौन से 3 अधिकारी होते हैं? एक होता है प्रतिवेदित अधिकारी यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर, जो आपका फर्स्ट ऑफिसर होता है। ठीक है, जो आपका सीनियर फर्स्ट ऑफिसर होता है वो आपका प्रतिवेदित अधिकारी होता है। फिर होता है समीक्षक अधिकारी। समीक्षक अधिकारी जो समीक्षा करेगा, जो प्रतिवेदन दिया गया है अधिकारी द्वारा आपके, उसकी समीक्षा करते हैं जो उनके ऊपर होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं एक्सेप्टिंग ऑफिसर। एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो फाइनल अप्रूवल देंगे कि हाँ सब कुछ ओके है, जिसके आधार पर आपकी ग्रेडिंग तय होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन 2 पेज का है। बेसिकली एक आप बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज होता है, किसी को भी देखेंगे आप तो ये बेसिक का, कुछ लोग इसको एक ही पेज में सब बना देते हैं। तो मेरा सुझाव रहता है कि कोई भी काम अच्छे से करें ताकि वो प्रेजेंटेबल हो। ठीक है, ताकि आप भविष्य में जब क्रॉस चेक करें तो आपको दिक्कत ना जाए। इस तरीके से एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। ठीक है, क्या है तो ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अपना आपको भर के दिखाया है। ठीक है, ये 31/3/2023 के दिनांक में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वर्तमान पद, जन्म तिथि, कर्मचारी संख्या, नियुक्ति तिथि। ठीक है, कब से कब तक का है ये, तो हमेशा 1 अप्रैल से 31 मार्च का रहेगा। तहसील, ठीक है, वेतन और ये वर्तमान वेतनमान 31 मार्च की स्थिति में वेतनमान। ठीक है, मूल वेतन जो है बेसिक पे वो। फिर जो गोपनीय प्रतिवेदन है ये इस तरीके से 3 प्रतिवेदित अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकारकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ श्रेणी जो भी लिखेंगे वो, जो भी अधिकारी लिखना चाहें या आप खुद से लिखना चाहें, अधिकारी आपने अच्छा काम किया है और अधिकारी आप पे भरोसा करते हैं तो आप पूरी जानकारी भर के उनके सामने ये भर के उनसे साइन करवा सकते हैं। ठीक है, ये जो ग्रेडिंग है, फर्स्ट ग्रेडिंग देंगे आपके प्रतिवेदित अधिकारी, उसमें कम ज़्यादा उनको जो भी लगेगा तो समीक्षक अधिकारी उसमें प्लस माइनस कर देंगे और स्वीकार करता उसको फाइनल अप्रूव कर देंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पे ये देखिए, ये आप देख सकते हैं उत्तम, उपयुक्त, अच्छा, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल है। ठीक है, इसमें प्रतिवेदित अधिकारी एक में तहसीलदार होंगे, उसके बाद समीक्षक अधिकारी अधीक्षक भू अभिलेख या एसएलआर होंगे और स्वीकारकर्ता अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी होंगे। ठीक है, अब जैसे कि कोई आरआई है तो उनके लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर जो होंगे हमारे एसएलआर होंगे, जो रिव्यूइंग ऑफिसर है वो उनके ओआईसी होंगे। ठीक है, और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है वो उनके लिए कलेक्टर होंगे। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे हैं कि कौन साइन करेगा। यदि एक अवधि में 3 तहसीलदार थे या 3 अधिकारी रहे हैं हमारे किसी भी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग या एक्सेप्टिंग, तो 2 नियम लगते हैं सीधे सीधे। पहला नियम लगता है जो सबसे अधिक अवधि तक रहा हो या 6 महीने से ज़्यादा अवधि तक जो भी व्यक्ति आपका अधिकारी रहा हो उसके साइन होंगे। दूसरा नियम यह है कि उस अवधि के किसी भी व्यक्ति से या जो अंतिम व्यक्ति अभी आपके सामने होंगे, जो आखिरी में अभी हैं मौजूदा उसमें, उनसे हस्ताक्षर करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्वीनियंट है, आप किसी भी दोनों कंडीशंस के किसी को भी फॉलो करके उनके साइन करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आवेदन बना लें। ठीक है, एक आवेदन बनाने के बाद उस पर ये एसीआर लगा दें, अपने
अपनी सर्विस बुक लगा लें और ये सब लगाकर अपने केजीओ को या नाजिर को जमा कर दें। ठीक है, जमा करने के बाद वो कार्यवाही कर देंगे और आपकी जो वेतन है, अगले महीने की जो भी वेतन लगेगी, यदि आप अगले महीने की वेतन लगने के पहले ये पूरी प्रक्रिया कर देंगे तो वो सब कुछ जाँच करके आपका समयमान वेतनमान लगा देंगे। ठीक है, समय से लग जाएगा। तो अब उसका पे फिक्सेशन होता है। पे फिक्सेशन जो होता है ग्रेड पे जब लगता है, उसका सीधा सीधा तरीका ये है कि आपकी जो ग्रेड पे आप अभी पा रहे होंगे उसी ग्रेड पे जैसे कि यदि 2100 है तो अगला ग्रेड पे आपको क्या मिलेगा, प्लस जो लास्ट आप ग्रेड पे अभी पा रहे हैं उस पर प्लस 2400, यानी अगला ग्रेड पे जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और आपको 2400 जुड़ने के बाद या जो भी अगला ग्रेड पे जुड़ने के बाद उसकी पे मैट्रिक्स पे जाकर जो सामने दिख रहा होगा उसको कैलकुलेट करके फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, उस पर आपको ग्रेड पे मिलने लगता है। तो इस तरीके से आप अपना क्रमोन्नति के लिए आवेदन कर सकते हैं और समयमान वेतनमान का लाभ उठा सकते हैं। इसमें यदि कोई छोटी मोटी संचय है तो आप हमको ज़रूर बताएं। और हमने काफ़ी लोगों से संकलित किया है इसकी जानकारी, फिर भी हम भविष्य में सुधार करते रहेंगे, आप बताते चलें। साथ में आज शाम को हमने एक आधा घंटे करीब का पीएम किसान का लाइव किया था। बहुत सारे पटवारियों ने, कई ज़िले के पटवारियों ने जुड़कर हमको बहुत सारी नई जानकारियाँ दी हैं, बहुत सारी नई त्रुटियाँ बताई हैं जिसके बारे में हमको ज़्यादा मालूम नहीं था। और हमने सबसे मिलकर शाम को काफ़ी सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं जो कि काफ़ी कारगर भी हुए और बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले क्योंकि काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया था। फिर भी काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि और इसमें ज़रूरत है तकनीकी सहयोग की। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में एक बार और लाइव ज़रूर दें ताकि आप लोगों की मदद हो सके, है ना। तब तक के लिए यदि कोई समस्या हो तो हमको ज़रूर बताएं, अन्यथा हम अगली बार जल्दी हाजिर होंगे आपके लिए किसी और प्रकार का सहयोग लेकर। जय हिंद, जय भारत।